दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर और मैं ईश्वर सिसोदिया। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था किस प्रकार से रज़िया सुल्तान जो है मार दी गई थी डाकुओं के आक्रमण के कारण कैथल के जंगलों में। और इसके बाद हम आगे बात करते हैं, जैसे ही लास्ट में जो हमारा शासक था नासिरुद्दीन महमूद और उसके बाद में शासक बनता है कौन, बलबन। तो बलबन के बारे में हम बात करते हैं और बलबन के साम्राज्य के बारे में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करते हैं। देखिए सभी लोग जानते हैं कि गुलाम वंश चल रहा है, गुलाम वंश में हमारा शासक चल रहा है कौन सा, बलबन। तो आपको बता दें कि बलबन का जो मूल नाम था ना वो था बहाउद्दीन बलबन या बहाउद्दीन बोल सकते हैं उसको। तो बहाउद्दीन जो था इसका मूल नाम था, लेकिन फेमस इस नाम से था बलबन के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पर देखना कि इलबारी तुर्क था। ये कैसा था, इलबारी जो जाति हुआ करती थी, तुर्कों में भी इलबारी जाति। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कुतुबी वंश, उसके बाद मैंने आपको 2-3 वंश शमसी वंश बताया था, बलबनी वंश बताया था। तो जो बलबनी वंश चलता है ना वो एक्चुअल में यहाँ से चलता है, बलबन से। और शमसी वंश चलता है आपका इल्तुतमिश से, और कुतुबी वंश केवल कुतुबुद्दीन ऐबक से। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो तुर्क था, लेकिन इल्तुतमिश और बलबन जो थे ये तुर्क में भी एक जाति हुआ करती थी, इलबारी जाति। तो इलबारी जाति का था कौन, बलबन और इल्तुतमिश। ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं। बलबन को मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि काफ़ी एक्सपीरियंस था उसको, क्योंकि उसने सुल्तान के पद पर वो रहा है, पहले एक्चुअल में नहीं रहा है लेकिन शासन तो उसने किया है। तो सुल्तान के पद का काफ़ी ज़्यादा उसको जो शक्तियों का प्रयोग उसने पहले कर लिया था। तो सुल्तान के पद का 20 साल का इसके पास अनुभव था और वही अनुभव यहाँ पर उसको काम आएगा। तो आप देखते रहिएगा। जैसा कि आपने देखा था कि बलबन जो था एक शक्तिशाली साम्राज्य को संभालने वाला एक व्यक्तित्व इसके पास था ऑलरेडी, क्योंकि एक्सपीरियंस था इसके पास। अब हम आगे बात करते हैं। इसने अपनी शक्तियों का पहले ही प्रयोग कर लिया था। अब हम बात करते हैं कि इसने कौन सी नीतियाँ से जो है यहाँ पर लागू की थी। तो कहा जाता है कि इसके शासन की 2 नीतियाँ सामने आती हैं और इसके शासन करने की जो नीतियाँ हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए शासन करने की जो 2 नीतियाँ हैं उसमें जो पहली नीतियाँ हैं, इसकी पहली नीति है, उस पहली नीति का नाम है कि इसने लोह रक्त की नीति को अपनाया था। यानी कि लोह रक्त नीति का शाब्दिक अर्थ यह हुआ कि यह तलवार के दम पर कोई भी चीज़ को हासिल कर लेता था। यानी कि लोह रक्त की नीति जो है ये अपनाया करता था। तो शासन की पहली नीति हो गई कौन सी, लोह रक्त नीति। क्लियर सभी का। तो पहले शासन की नीति हो गई कौन सी, लोह रक्त की नीति। और दूसरी जो इसकी नीति थी वो थी न्याय शक्ति प्रतिष्ठा की नीति। यानी कि न्याय और शक्ति प्रतिष्ठा की नीति। भले ही कैसा होता था लेकिन अपनी छवि को दरबार में हमेशा बनाए रखता था। भले बाहर कुछ भी करो लेकिन हमेशा अपनी शक्ति जो है छवि जो थी इसकी न्यायपूर्ण थी, अर्थात वो न्याय तो ईमानदारी से करता था। तो न्याय शक्ति प्रतिष्ठा, तो ये शासन की जिसके पास 2 नीतियाँ थी, इन्हीं नीतियों के आधार पर ये शासन करता था। अब हम आगे बात करते हैं। अब ये बलबन के बारे में जो उल्लेख मिलता है, हमें ये सब चीज़ें मिल रही है, कहाँ से मिली है, तो एक किताब है जिसका नाम है तारीख़ फिरोज शाही। और इसी किताब से हमें पता चलता है बलबन के शासनकाल के बारे में, क्या क्या इसने किया क्या नहीं किया, सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिली है, तो तारीख़ फिरोज शाही से मिली है। और इस किताब में पूरा बलबन का जो है विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। अब हम आगे बात करते हैं बलबन ने और क्या किया। तो बलबन ने यहाँ पर जो पहले से परंपरा चली आ रही थी, जो इल्तुतमिश के ज़माने से चली आ रही थी, जिसका नाम था चालीसा दल। तो कहा जाता है कि बलबन ने इस चालीसा दल का कर दिया दमन। क्या कर दिया, दमन। यानी कि चालीसा दल को कर दिया समाप्त। कहते हैं कि बलबन इतना शक्तिशाली शासक था कि अगर इसके सामने कोई भी अगर उल्टी सीधी बात करता था तो 10 बार सोचता था वो, क्योंकि उसकी बलबन की तरफ से अगर उसने कोई ने भी इसके खिलाफ बात की ना तो समझ लो वो गया काम से। तो बलबन बहुत शक्तिशाली शासक था क्योंकि इसके पास सारा अनुभव था पहले से। तो कहते हैं कि अनुभव की पूजा होती है ना। फिर हम बात करते आगे। तो चालीसा दल का क्या कर दिया, इसने दमन कर दिया। अब हम आगे बात करते हैं। ये जो था ना ईरान के लोगों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था, क्योंकि ये तुर्क था और ये अपना आप को तुर्क मानता था। ईरान के लोगों की जितनी प्रणालियाँ थी वो यहाँ लागू करना चाहता था।
तो कहा जाता है कि इसने एक ईरानी प्रथा भी लागू की थी हमारे यहाँ पर। इसने ईरानी प्रथा लागू की थी, क्या की थी, ये प्रश्न यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट भयंकर आईएमपी। तो ईरानी जो था, ईरानी प्रथाओं को इसने यहाँ पर लागू किया था। और वो प्रथा कौन कौन सी थी? तो प्रथा नंबर 1 थी, एक तो थी सिजदा, सिजदा, और एक थी पाइबोस। सिजदा मतलब जैसे हम झुक के सलाम करते हैं ना, झुक के ऐसे, तो उसको बोलते हैं सिजदा। और एक पाइबोस होती है जो कदमों में पड़ जाते थे नीचे, राजाओं के कदमों में पड़ना, ये पाइबोस थी। तो सिजदा और पाइबोस की जो प्रणाली थी, प्रथा थी, वो कहाँ पर लागू की इसने? अपने दरबार में लागू की। तो सिजदा, एक तो थी सिजदा और दूसरी थी कौन सी? पाइबोस। तो सिजदा और पाइबोस की प्रथाओं को बलबन ने अपने दरबार में लागू करवाया था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसी आदमी ने ईरान की जो एक परंपरा थी, वहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता था जिस त्यौहार का नाम था, इसी आदमी ने एक त्यौहार की परंपरा चलवाई थी और इस त्यौहार का नाम था नौरोज़ त्यौहार। कहा जाता है कि ये नौरोज़ जो त्यौहार था काफ़ी फेमस त्यौहार हुआ करता था उस समय का, और बाद तक ही चला था। तो नौरोज़ त्यौहार की शुरुआत भी करवाई थी किसने? बलबन ने। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नौरोज़ त्यौहार, सिजदा और पाइबस की जो प्रणाली है, ये किसने लागू करवाई? तो ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियर सभी का? और ईरान के लोगों से इतना प्रभावित था ये आदमी कि इसने अपने पोतों का नाम तक ईरान के लोगों के नाम के आधार पर रखा था। जैसे इसका एक पोता है जिसका नाम है केकुबाद, रखा था इसने अपने पोतों के नाम। एक का नाम रखा था केकुबाद। ये एक्चुअल में ईरान का जो नाम हुआ करता है, ईरान में ऐसे नाम हुआ करते थे, केकुबाद, के खुसरो, ऐसे नाम हुआ करते थे ईरान में। तो कहा जाता है कि इसने अपने पोतों का जो नाम रखा था, एक का नाम रखा था केकुबाद और एक और का नाम रखा था के खुसरो। तो ये अपने पोतों का नाम तक उसने ईरान के आधार पर रखा था। फिर आगे बात करते हैं, तो इसके पोते कौन कौन हैं? केकुबाद और के खुसरो इसके पोते हो गए, पोते, है ना। फिर हम आगे बात करते हैं, इसने क्या किया? ये सुल्तान को जो है, ये सब मानता था सुल्तान को कि भैया सुल्तान तो आम आदमी बन ही सकता है और सुल्तान तो एक तरह का ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। तो इसने एक परंपरा भी लागू की थी, एक उपाधि भी धारण की थी। उस उपाधि का नाम था जिल्ले इलाही। कौन सी उपाधि थी? यानी कि सुल्तान को ये किसका प्रतिनिधि मानता था? ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। किसको? सुल्तान को। बड़ा सौभाग्य की बात है यहाँ पर कि नाम लिखने को मिल रहा है ईश्वर और सुल्तान। तो यहाँ पर याद रखना है कि जो ईश्वर है इसके बराबर किसको मानता था ये आदमी? सुल्तान को। ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था किसको? सुल्तान को। क्लियर सभी का? किसको मानता था? ईश्वर को। ठीक है ना, बात समझ में आएगी सभी को? अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था क्या? जिल्ले इलाही। और फिर इसने कहा था कि ये कुछ सिक्के पे भी अंकित करवाया था जिल्ले इलाही को। ठीक है ना, तो यहाँ तक कहानी सभी को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाएं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब उल्लेख मिलता है कि बलबन के 2 पुत्र थे। कौन कौन से पुत्र थे? तो एक का पुत्र का नाम था बुगरा खा और दूसरे पुत्र का नाम था मोहम्मद खा। ठीक है ना, तो बलबन के 2 पुत्र थे, एक का नाम था मोहम्मद खा और एक का नाम था बुगरा खा। ठीक है, तो मोहम्मद खा और बुगरा खा, कहा जाता है कि बलबन इस आदमी से बहुत प्रेम करता था, मतलब बड़ा वाला पुत्र था, इससे बहुत प्रेम करता था। तो मोहम्मद खां से बलबन का प्रेम बहुत ज़्यादा था और कहा जाता है कि इस आदमी ने दोनों को अलग अलग जगह रियासत पे छोड़ रखा था, दोनों को अलग अलग रियासत संभला रखी थी। तब कहा जाता है कि यहाँ पर मोहम्मद खां जो था, इसके समय 1286 में आक्रमण होता है, कोई किसका? मंगोलों का आक्रमण होता है। और 1286 में जब मंगोलों का आक्रमण होता है तो यहाँ पर कहा जाता है कि मंगोल के आक्रमण में 1286 में ही मृत्यु हो जाती किसकी? मोहम्मद खां की। बलबन इसको बहुत प्रेम करता था और जब मोहम्मद खां की मृत्यु की खबर आती है तो बलबन बहुत दुखी होता है, इतना दुखी होता है कि बलबन छिप छिप कर रोने लगता है। और लेकिन रोता ये अकेले में था, दरबार में ऐसे रहता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, है ना। तो मैंने कहा था पहले भी आपको कि दरबार में मर्यादा पूर्वक रहता था,
कुछ भी हो जाता था लेकिन दरबार में किसी को भनक तो नहीं लगती थी, है ना। तो इस तरह का राजा था ये। तो बलबन को बहुत दुख हुआ अपने बेटे की मृत्यु पर, मोहम्मद खां की मृत्यु पर। अब हम आगे बात करते हैं। अब आगे कहानी सुनिए, बलबन ने क्या किया था और क्या किया था उसके बारे में हम देख लेते हैं। बलबन ने एक गुप्तचर प्रणाली का भी गठन किया था। गुप्तचर प्रणाली जिसमें गुप्तचर हुआ करते थे, जो गुप्तचर आप सभी लोग जानते हैं गुप्तचर क्या चीज़ होती है, चुपके से किसी का समाचार लेना, है ना। तो ये प्रणाली भी किसने स्टार्ट की थी, तो यहाँ पर बलबन ने गुप्तचर प्रणाली को लागू करवाया था। साथ ही साथ और क्या करवाया इस बलबन ने, कहा था कि इस बलबन ने सैन्य शक्ति को बढ़ाया था। कैसे बढ़ाया था उसके पीछे उल्लेख मिलता है कि बलबन ने जो सैन्य शक्ति पहले के ज़माने की थी, जो पुरानी इसकी सैन्य शक्ति थी, कहा था कि उसमें इसने छटनी करना चालू कर दिया था। और छटनी कैसे की कि जो योग्य होगा वही सेवा करेगा, सैनिक बनेगा, अयोग्य व्यक्ति मेरी सेना में शामिल नहीं हो सकता। तो कहा था कि जितने भी बूढ़े ठेढ़े लोग इसकी सेना में थे, जितने भी बूढ़े जो बुजुर्ग थे उनके हाथ पैर ही काम नहीं कर रहे वो भी सेना में, तो कहा था कि उसने यहाँ पर कर दी क्या, छटनी। और छटनी करने के बाद यहाँ पर जो योग्य लोग थे उनको ही सेना में रखा और जो अयोग्य थे उनको पेंशन दे दी और बोला जाओ अपने घर। तो कहा जाता है कि पेंशन देके उनको घर भेज दिया था। तो सैन्य कार्रवाई जो की थी इसने, सैन्य प्रणाली जो रखी थी वो बहुत तगड़ी प्रणाली थी इसकी, और उसमें बिल्कुल जवान योद्धा शामिल थे जो अच्छे से युद्ध को लड़ सकते थे। तो सैन्य शक्ति को भी इसने बढ़ाया था, किस आधार पर, छटनी कर। क्लियर। तो उसमें योग्य सैनिक ही उसमें शामिल थे, अयोग्य सैनिक उसमें शामिल नहीं थे। अयोग्य जो भी थे उनको पेंशन देके घर भेज दिया था। ये बलबन के कार्यकाल में उल्लेख मिलता है। हम आगे बात करते हैं। अब क्या होता है, बलबन की अब होगी क्या मृत्यु, तो 1200 हमारे यहाँ पर क्या होता है 1287 में यहाँ पर क्या होती है, बलबन की होती है मृत्यु। कहा जाता है कि कुछ अलग अलग उल्लेख मिलते हैं कि कोई बोलता है बलबन को पैरालिसिस हो गया था, कुछ बोलते हैं कि बलबन की मृत्यु हुई थी। तो सारे उल्लेख मिलते हैं, लेकिन 1287 में क्या होता है, बलबन की फाइनली क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही बलबन की मृत्यु होती है, बलबन की मृत्यु के बाद इसका जो बेटा था जिसका नाम था बुगरा खां, तो बुगरा खां ने तो मना कर दिया, बोले मैं तो यहीं ठीक हूँ, जहाँ पर हूँ अभी फ़िलहाल वहीं ठीक हूँ, मुझे तो कोई राजा बनना नहीं। तो बलबन का पोता जिसका नाम था केकूबाद को बनाया जाता है क्या, राजा। केकूबाद राजा बनता है, लेकिन कहा जाता है कि केकूबाद जो राजा बना था इसने भी साम्राज्य को संभालने की कोशिश तो की थी, लेकिन कहते हैं कि बाद में साम्राज्य को संभाल नहीं पाया था केकूबाद। और केकूबाद का जो एक और आदमी था उसका नाम था क्यूमर्स, इसका उत्तराधिकारी था क्यूमर्स। कहा जाता है कि क्यूमर्स ने हत्या की किसकी, केकूबाद, और केकूबाद को हटाया, राजा बन गया कौन, क्यूमर्स। ठीक है ना। अब इसी क्यूमर्स के शासनकाल में, यानी कि दरबार में, आरिजे के पद पर, आरिजे के पद पर एक आदमी, एक पद हुआ करता था आरिजे। तो कहा जाता है कि आरिजे के पद पर एक आदमी था जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था ये इस पद पर था। कहा जाता है कि इस आदमी ने हत्या कर दी किसकी, क्यूमर्स की। और क्यूमर्स को की हत्या करने के बाद कहा जाता है कि यहाँ पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बन जाता है क्या, शासक। और खिलजी जैसे शासक बनेगा तो आप समझ पा रहे होंगे, जैसे इसके नाम के पीछे लगा हुआ है कौन सा, खिलजी, तो आप समझ पा रहे होंगे ये चल रहा था हमारा गुलाम वंश और यहीं से आ गया खिलजी वंश। तो अब चलेगी कौन सी क्रांति, खिलजी क्रांति। और हम आगे की वीडियो में देखेंगे कौन सी क्रांति, खिलजी क्रांति। तब तक आप गुलाम वंश को पूरा रिपीट मार दीजिएगा अच्छे से 1-2 बार। और उसके बाद हम, जैसे ये हमारा जो टॉपिक आज समाप्त हो गया गुलाम वंश, और नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो कौन सा रहेगा, खिलजी वंश रहेगा। अब हम देखेंगे आगे कौन सी क्रांति, खिलजी क्रांति के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, पसंद आए तो डबल लाइक करो, ठीक है, धन्यवाद। और शेयर करना ना भूलें, शेयर कर दिया करो यार, शेयर करने में तो कोई पैसे लगते नहीं है ना। किसी का भी चैनल हो, एजुकेशन से जुड़ा हो, शेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर, ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।